हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। एंड जैसा कि आपको यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा है कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है इसके बारे में, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो इसके बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितनी भी थी यानी कि संवैधानिक निकाय जितने भी थे हम लोग उसको पूरे अच्छे तरीके से डिटेल से समझे हैं। अब यहाँ पे हम गैर संवैधानिक निकाय जितने भी हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इससे पहले कुछ दो चार जो गैर संवैधानिक निकाय थे उनको हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार, राज्य मानव अधिकार, इनकी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। और यहाँ पे जो आपको सबसे पहले काम करना है कि जितनी चीज़ें मैं बोलती जाऊँ, जो भी बातें, आपको नोट करते जाना पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे और आई होप कि आप लोग रेगुलर यदि सेशन को अटेंड करते होंगे तो बेशक आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट किस किस के लिए है, स्पेशली जो स्टेट पीसीएस वाले होते हैं, ठीक है, उनके लिए तो है ही। और जो स्टेट पीसीएस में भी जो एमपी पीसीएस के हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी वालों के लिए तो ज़रूरी है ही। अदर लेवल की भी आप तैयारी कर रहे हो तो इनसे कुछ हेड वगैरह के नाम पूछ लिए जाते हैं। इनका स्थापना कब हुई थी, तो या कि मतलब कि किस किस मंत्रालय के तहत आता है, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, राइट। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इंग्लिश स्लाइड है, प्लीज परेशान मत होइएगा। यहाँ पे हिंदी में आपका अपडेटेड वर्जन अभी पीडीएफ में नहीं अवेलेबल है, और इसलिए मैं इंग्लिश की स्लाइड से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये 6th एडिशन की बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत सर की। और वहाँ पे यदि आप बहुत ही मतलब आप लोगों का कुछ कमेंट आता है कि मैडम हिंदी से आपसे हिंदी स्लाइड से पढ़ाएं या हिंदी पीडीएफ से तो ज़्यादा बेटर होगा, तो देखिए चीज़ें मैं हिंदी से ही आपको बोलूँगी, हिंदी से ही समझाऊँगी। होता क्या है ना कि कुछ चीज़ें जो अपडेटेड होती हैं तो वो कहीं ना कहीं 5th एडिशन की बुक से पढ़ेंगे तो वो फिर माइंडसेट उसी तरीके का बन जाता है, चीज़ें स्किप हो जाएंगी, फिर बाद में आपको ही परेशानी होगी कि हमने गलत पढ़ा दिया या आपने गलत पढ़ लिया। और इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ करिए। मैं हालांकि बोल पूरा हिंदी रही हूँ, ठीक है, आपको लिखवाऊंगी भी हिंदी से, बट आपको ये स्लाइड में जो चीज़ें दिख रही हैं ना, प्लीज़ उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे कुछ अपडेटेड चीज़ें हैं और इसलिए मैंने इंग्लिश स्लाइड खोली है। सो आई होप कि आप लोग समझदार हैं, समझते होंगे मेरी प्रॉब्लम्स को। सो यहाँ पे यदि स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले हम जो डेली का करते हैं, हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग या कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप लिखें। इसके बाद आपको पहला पॉइंट जो लिखना है वो लिखना है कि ये एक कैसा निकाय है। सबसे पहली बात कि कैसा निकाय है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है या कि ये एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक। ये कैसा निकाय है, तो ये आपका है क्वेश्चन 1 नंबर का, आपका यहीं से बन जाएगा। स्टेट में 2 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय के बाद आपका क्या आ गया यहाँ पे, इसके ऑब्लिक करके आपको लिख लेना है स्वतंत्र निकाय भी है ये, ठीक है। स्वतंत्र निकाय भी कहते हैं, मतलब कि इसमें किसी का जोर जबरदस्ती नहीं चलता है। उसके बाद बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में जो हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 2005 में हुई थी, ठीक है। डेट भी लिख लीजिए, 15 जून था, 15 जून 2005 को इसकी स्थापना हुई। किसकी, सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। और किसके तहत हुई थी, किस अधिनियम के तहत, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो आपका आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसको याद रखिएगा कि ये जो 2005 में इसकी स्थापना हुई केंद्रीय सूचना आयोग की, वो किस एक्ट या किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो जो आपका आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मीन्स कि जो हमारा था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और इसके तहत इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। देन इसके बाद यदि हम देखें, इसके अंतर्गत क्या आता है, राज्यपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। और इस प्रकार यदि आप देखोगे तो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि एक एक्ट के द्वारा इसे बनाया गया था। और आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। तो संवैधानिक निकाय का मतलब है कि या तो संविधान में उसका पहले से वर्णन किया गया हो, या क्या किया गया हो यहाँ पे कि जो हमारा
मतलब संविधान होते, संविधान के आर्टिकल होते हैं, उनमें आप क्या करो, संशोधन करके, ठीक है, संविधान के आर्टिकल्स में आप संशोधन करो और फिर उसमें कोई नया निकाय जोड़ो, तो वो आपका संवैधानिक निकाय कहलाएगा। जैसे आपका निर्वाचन आयोग है, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, ये सारे के सारे आपके संवैधानिक आयोग है, कई हो गए, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं कि संसद में कानून मतलब कि एक बिल पेश होता है, बिल जब पास हो जाता है तो वो एक्ट बनता है, और एक्ट बनने के बाद मतलब कि यहाँ पे वो क्या बनता है, कानून बनता है, ठीक है। तो एक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जब किसी को बनाया जाता है, वो आपका गैर संवैधानिक कहलाता है, मतलब वो संवैधानिक नहीं होता है, राइट। तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक में आप आई होप कि समझ चुके होंगे। तो ये कैसा निकाय है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय। क्यों? क्योंकि आपके पास ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये बनाया गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन, यहीं पे अब आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो कब आया था, या इसका अधिनियम कब पारित हुआ था, 2005 में, ठीक है। जैसे राइट टू एजुकेशन 2009 में आया आपका, उसी तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आया कि हमें किसी भी काम की जानकारी हमें मिलने जानने का या लेने का अधिकार है हमारे पास, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ही आपको ये मिला हुआ, ठीक है। यहाँ तक की बातें आई होप कि आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं इसके संरचना की, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है कि किस तरीके से इसमें कौन कौन लोग होंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो आरंभ में देखें तो जब ये स्टार्ट हुआ था, कितने इसके सदस्य थे, तो यहाँ पे इसके 5 आयुक्त थे, राइट। तो 5 आयुक्त जो थे, जो कमिश्नर थे, तो 5 थे। तो इसमें क्या किया गया था, स्टार्टिंग की बात हम कर रहे हैं कि 5 थे जब ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको बढ़ाया जाता है। अब फिलहाल यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या किया गया था कि 2019 में आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त कर दिए गए थे, और इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अब आपको याद रखना है कि मुख्य आयुक्त तथा सूचना आयुक्त, यानी कि जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक लिखा हुआ है ना, कि यहाँ पे तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, ठीक है, नॉट मोर देन 10। आपका यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि एक तो चीफ हो गया, एक क्या होगा, हेड होगा आपका, ठीक, एक हेड हो गया। उसके बाद यहाँ पे 10 से ज़्यादा, नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि जो अन्य सदस्य होते हैं वो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे कोई संख्या फिक्स नहीं है, पहले 5 थी, 6 थी, लेकिन अब यहाँ पे जो बात बताई गई है वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक चीफ होगा, और चीफ के बाद यहाँ पे तथा सूचना आयुक्त होते हैं, जिन्हें आप कोष्टक में लिख लेंगे कि जिनकी संख्या, जो सूचना आयुक्त होंगे तो उनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, हमारे राष्ट्र के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा क्या की जाती है, इनकी नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति में भी क्या होता है कि एक कमेटी होती है, और जिसकी सिफारिश पे ये क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। अब उस कमेटी में कौन कौन होता है, क्योंकि जब वो कमेटी सिफारिश करेगी किसी मेंबर को, तभी वो नियुक्त करेगी राष्ट्रपति। इस कमेटी के हेड होते हैं आपके जो पीएम होते हैं, लाइक मतलब कि यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं इस कमेटी के हेड। देन उसके बाद आपके आएंगे, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो गया, चेयरपर्सन के रूप में काम करेंगे। फिर यहाँ पे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी कि विपक्ष का नेता होगा एक, कहाँ के, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, तो लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि एक विपक्ष का नेता होगा, एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा। कौन कौन इस कमेटी में होते हैं, तो इसका चेयरपर्सन जो होगा प्राइम मिनिस्टर होगा इंडिया का। उसके बाद यहाँ पे जो विपक्ष का लीडर होगा, लोकसभा का, सत्ता दल का नहीं होगा, विपक्ष का लीडर इसमें शामिल होगा। और प्रधानमंत्री द्वारा जो भी मनोनीत कैबिनेट मंत्री होती है वो भी इसमें शामिल होगी। और इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। ऐसा कोई क्वालिफिकेशन इसमें नहीं रखा गया है कि क्या होना चाहिए, मतलब कितना आप पढ़े लिखे हो, कितना क्या हो, बट एक दायरा दिया गया है कि आपको क्या होना चाहिए। जो भी इसके मतलब बनना चाहे तो वहाँ पे ये होगा कि उससे थोड़ा सा
पर्याप्त लेवल का आप कह सकते हो कि जानकारी होनी चाहिए किसी सरकारी काम काजों की। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि उन्हें कुछ और बारे में भी जानना होता है, जैसे कि विधि हो गया, लाइक विधि का मतलब होता है कानून, ठीक है। लॉ के बारे में हो गया, साइंस के बारे में हो गया, टेक्नोलॉजी के बारे में हो गया, सोशल सर्विस के बारे में हो गया, मैनेजमेंट के बारे में हो गया। उसके बाद हमारा जो आता है जर्नलिज्म जो होता है, यानी कि जो आपके ये मीडिया वगैरह वाले होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप कह सकते हो पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव भी इन लोगों को होना चाहिए। किनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। देखिए ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि पता चले कि हम तो इधर पढ़ रहे हैं उधर भूल गए कि भाई किसके बारे में बात कर रहे थे। तो याद रखना कि इनके बारे जो सेंट्रल यानी केंद्रीय सूचना आयोग होते हैं, इनके जो हेड होते हैं या अन्य सदस्य होते हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं कि इनके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है कि यहाँ पे उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे टॉपिक है आपका वो ये है कि उसे संसद का या राज्य विधानमंडल का, मतलब राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। ना तो संसद के लोकसभा राज्यसभा का, ना राज्य विधानमंडल के विधान परिषद और विधानसभा का, ये किसी का भी सदस्य ना हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वे किसी राजनीतिक दल से कोई भी संबंध ना रखता हो, कोई भी लाभ का पद धारण ना करता हो, तथा वो कोई लाभ का व्यापार उद्यम भी ना करता हो, कोई बिजनेस वगैरह ना करता हो जिससे कि उसे अच्छी खासी इनकम आए। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि नहीं बन सकता जिस फील्ड में, एक तो राजनेता ना हो, सीधे शब्दों में कहो तो राजनेता ना हो, ठीक है। देन उसके बाद वो क्या हो कि यहाँ पे कोई बिजनेसमैन भी यदि है तो उसे वो छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये पोस्ट वो ज्वाइन कर पाएगा। अब आता है इसके टेन्योर की बात करें या जो सर्विस कंडीशन है क्या क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य आयुक्त होते हैं, ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पूरी हो। यहाँ पे देखो जो एक बात लिखी गई है, बहुत ही मतलब अजीब टाइप का ही लिखा गया, आपको कुछ पल्ले भी ना पड़ा होगा। क्या बताया गया यहाँ पे, किसके टेन्योर की बात हो रही है। भाई सीधे सीधे लिख देते ना कि क्या है कैसे है। अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, क्या लिखा है कि जो सूचना आयुक्त एवं अन्य जितने भी आयुक्त होंगे इनमें, तो ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो। अब यहाँ पे क्या है कि उनका केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। केंद्र सरकार का कुछ भी मन हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, जो भी करे। तो यहाँ पे ये बात याद रखना कि कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, कि एज तो फिक्स है कि एज लिमिट 65 ईयर ही होगी, लेकिन यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया है टाइम इसका कि कितने साल तक ये हो सकते हैं, तो ये नहीं फिक्स है। आपको ये बात थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, एग्जामिनर आपको फंसा सकता है कि 5 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष, तो थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। अब आता है आगे, यहाँ पे यदि हम देखें कि जो उन्हें जो पुनर्नियुक्ति होती है उसके लिए वो पात्र नहीं होते हैं। यदि वो चाहें कि दोबारा उनकी नियुक्ति हो जाए तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। किसके लिए? रीअपॉइंटमेंट के लिए वो वहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक। तो इनका टेन्योर आपको पता चल गया कि जो ईयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी डिसाइड कि कितना होना चाहिए, लेकिन एज जो है, एज लिमिट वो 65 ईयर ही है। और उसके बाद यहाँ पे कि मतलब ये दूसरा पद ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये रीज्वाइन नहीं कर सकते हैं। रीज्वाइन का मतलब यहाँ पे कि ये इस पद को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं दोबारा। बाकी कोई भी यदि गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो बेशक आप ले सकते हैं। जैसे हमने राज्य सूचना आयोग में पढ़ा था, सॉरी राज्य मानवाधिकार में और राष्ट्रीय मानवाधिकार में, कि वो फिर कोई भी सरकारी नौकरी राज्य या केंद्र में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे आप ले सकते हो, लेकिन आप सूचना आयोग के अब दोबारा सदस्य या आयुक्त अब नहीं बन सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यदि इसके आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ है कि इनको पद से हटाया भी जाएगा। ऑब्वियसली कि मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ही चलती रहेंगी। कुछ यहाँ पे कंडीशंस है जिनके द्वारा पद से इन्हें हटाया भी जा सकता है। तो ये जो लिखी गई है मेनली हर उसमें कि पद से किस तरीके से हटाया जाना, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है पद से हटाए जाने की।
लेकिन किस किस आधार पे वो हटा सकते हैं। तो अभी हम लोग बहुत दिन से ये सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब में आपको ये कॉमन ही देखने को मिलेगा, नियुक्त करने का, हटाने का। थोड़ी बहुत एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है, लेकिन हटाने का तो एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे वो क्या हो कि दिवालिया ना हो गया हो, या कि यहाँ पे बात करें कि यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो राष्ट्रपति की नज़र में, या हम बात करें कि यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों, और यदि हम देखें कि वे शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हैं, यानी कि वो मेंटिकली फिजिकली हर तरीके से क्या है, कमज़ोर हैं, वो दिवालिया हो चुके हो, उनका मतलब कि कहीं पे भी कैरेक्टरलेस उन्हें प्रूफ कर दिया गया हो, तो इस तरीके की जो भी बातें आएंगी वहाँ पे उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, एक कदाचार की भी स्थिति आती है, तो वहाँ पे फिर आपका केस जाएगा, इनका केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो जांच पड़ताल करते हैं। देन उसके बाद यदि वो कहते हैं कि हाँ इन्हें हटाने लायक है, तो फिर वो हटाया जाता है। तो इसको याद रखना है कि इन्हें किस किस आधार पे हटा सकते हैं। अब आते हैं आगे कि इनके वेतन भत्ते का भाई क्या होता है। वेतन भत्तों की आप बात करोगे तो जो इनका वेतन होता है, सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं, या अदर जो सर्विस कंडीशंस होते हैं, ये सारे के सारे आपका केंद्र सरकार डिसाइड करती है कि क्या होगा। कोई भी यहाँ पे फिक्स नहीं है। कौन डिसाइड करता है? केंद्र सरकार, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनका वेतन भत्ता अलाउंस क्या है, कैसा है। हाँ, लेकिन ये है कि आपका इसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं करेंगे जिसमें से कि आपको, यानी कि जो भी इस पद पे है, उससे नुकसान ना हो। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बट जो वेतन भत्ता, वो सारी चीज़ें डिसाइड कौन करेगा? तो करने वाली है वो कौन? केंद्र सरकार। अब आता है कि पावर एंड जो फंक्शंस हैं, यानी कि शक्ति एवं कार्य जो हैं वो क्या क्या हैं, थोड़ा सा ये जानना जरूरी होता है हमारे लिए। कार्य सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि भाई ये बनाया क्यों गया, कब बना, कैसे बना, वो तो हमने देख लिया, पर बनाया क्यों गया, इसका काम क्या होता है। तो ये बनाया इसलिए गया था, पहला पॉइंट यदि हम देखें कि आयोग का यह दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करे। कोई भी पर्सन है, उससे प्राप्त जो भी जानकारी है, उसके पास जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका क्या करे, निराकरण करने की कोशिश करे। जिसका सब टॉपिक है यहाँ पे जो पहला आता है कि जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो, यानी कि जो काम हो रहे हैं, देखो पहला क्या लिखा है, आयोग का क्या दायित्व होगा कि वह किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करे। किससे? किसी व्यक्ति से प्राप्त। तो यहाँ पे इसमें कुछ आते हैं, जैसे कि बताया गया कौन कौन से, कि जन सूचना अधिकारी है कि नियुक्ति ना होने के कारण क्या हो कि किसी सूचना को प्रस्तुत करने में यदि कोई असमर्थ रहा हो, उसके बाद उससे चाही गई जानकारी देने से मना कर दिया गया हो, यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो हमें जानकारी चाहिए थी, उसने क्या कर दिया हो, मना कर दिया हो। तीसरे की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो बात की गई है कि उसने चाही गई जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त ना हो पाई हो, जो जानकारी चाहिए थी वहाँ पे टाइम से ना मिल पाई हो, या तो इसमें क्या आप बता सकते हो, यदि उसे लगता है कि सूचना के एवज में मांगी फीस सही नहीं है, और यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है, तथा यहाँ पे सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई जो अन्य मामले होंगे, इन सब पे इस आयोग काम करेगी। राइट। अब आता है दूसरा। दूसरे में यदि हम बात करें, अभी पहले के सब टॉपिक देख रहे थे कि क्या क्या है, अब दूसरे में बात करें तो इसमें क्या है, जो बताया गया है कि यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामलों की जांच का आदेश दे सकता है स्वप्रेरणा शक्ति से। ये आयोग के पास पावर है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि स्नो मोटो पावर्स के तहत वो ये आर्डर दे सकता है कि कहीं पे भी देखो यार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास शिकायत करने का भी अधिकार है, और हमने यहाँ पे क्या किया कि हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अधिकार तो हमारे पास बहुत कुछ है। अब वो सीएम हेल्पलाइन को हमने फ़ोन किया, कॉल किया, ठीक है, उसने उठाया, हमारी बात हुई, और हमने फालतू में कह दिया
कि यहाँ पे एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बहुत ही घटिया काम हो रहा है, बहुत ही गलत तरीके से काम किया जा रहा है, तो प्लीज़ चेक करिए आप लोग, ठीक है? तो इसमें कोई कार्रवाई की जाए। क्योंकि अब यहाँ पे क्या था कि मैंने तो बस मज़े लेने के लिए कर दिया था फ़ोन कि यहाँ पे कार्रवाई की जाए, ऐसा-ऐसा हो रहा। अब हमें तो पता नहीं था कि आगे क्या हो जाएगा। तो जब भी आप कहीं पे भी शिकायत करते हो, किसी को भी इन्फॉर्मेशन देते हो और यदि वो आपके द्वारा गलत पाई जाती है, यानी कि मैंने इन्हें फ़ोन लगा के तो बोल दिया, कॉल किया कि भाई आ जाओ, यहाँ पे ऐसा-ऐसा है, ये इस संस्था पे आए, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं था, पूरी जाँच-पड़ताल हुई, फिर उस बंदे की तो खैर नहीं। क्योंकि उनके पास और भी काम होते हैं और जिनका टाइम हमने खराब कर दिया। ठीक है? तो इन थोड़ी-सी बातों को ध्यान रखना और ये आयोग इससे भी काम करता है कि यहाँ पे यदि कोई भी मतलब किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है, तो आयोग ऐसे मामलों की जाँच का आदेश दे सकता है। यदि मामला प्राप्त होता है तो, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। यदि आप मज़े लेने के लिए फ़ोन करके बता रहे हो या कुछ ऐसे ही फालतू का फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, आपने आग नहीं लगी है और आपने बुला लिया यदि, तो उल्टा आप ही फँसोगे। ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और यहाँ पे यदि सच्चाई है मेरी बातों पे और यदि मैंने सच बताया है कि इस संस्था पे ऐसा-ऐसा हो रहा, तो वो आएँगे। इसमें यही बताया गया है कि ठोस आधार यदि आपको मिलता है, तो पूरी अच्छे तरीके से जाँच-पड़ताल होगी। अब आता है कि जाँच करते समय निम्न मामलों के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। कैसी शक्ति से मिलती है? दीवानी न्यायालय की शक्ति से मिल सकती है, मतलब कि ये जांच पड़ताल कर सकता है बट उसे दंड नहीं देगा, ठीक है? अब दीवानी न्यायालय में इसके कुछ जो सब टॉपिक हैं उसको देखते हैं। पहले की यदि हम बात करें, यहाँ पे क्या है कि वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने एवं उस पर दबाव डालने के लिए सम्मन जारी कर सकता है तथा मौखिक या लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। किसी व्यक्ति पर उसे डाउट है, वो क्या करेगा? अभी मैंने जो दीवानी न्यायालय का बताया ना कि उसे सजा देने का अधिकार नहीं है, बाकी सम्मन भेज सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है, उसे बुला सकता है, लिखित मौखिक जैसे भी हो उससे जानकारी प्राप्त कर सकता है, बट उसे उस कानून की या उस जो भी वो उसने सजा यानी जुर्म किया है उसको सजा नहीं दे सकता ये बंदा, ठीक है? जो भी इसमें आयुक्त होंगे उनके पास ये पावर नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ दीवानी न्यायालय की शक्ति है। अब है कि किसी दस्तावेज को मंगाना एवं उसकी जांच करना भी इनके अंडर पे है। शपथ पत्र के रूप को साक्ष्य प्राप्त करना ये भी इनके अंडर पे है। किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मंगाना, किसी गवाह या दस्तावेज की जांच करने के लिए सम्मन जारी करना, कोई अन्य मामला जो निर्दिष्ट किया जाए, ये कुछ जानकारियां हैं इनके हाथ में है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा कि शिकायत की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज का रिकॉर्ड जांच करे, ठीक है? यानी कि जो आयोग है वो कोई भी प्राधिकारी है उसका पूरा दस्तावेज चेक करेगा, किस तरीके से है, कैसे है, क्या है, और करने के बाद वो इसे इनकार भी कर सकता है। और दूसरे शब्दों में यदि आप कहें तो मतलब क्या होता है कि जांच के समय सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। जितने भी दस्तावेज हैं, तो जब कमेटी जांच करेगी वहाँ पे उसे प्रस्तुत करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि आयोग को यह शक्ति भी मिली हुई है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करे और इसमें सम्मिलित कुछ चीजें हैं जैसे कि आप देख सकते हो, विशेष रूप से जो सूचना तक पहुंच होती है, जहां कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है वहां ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश, मतलब देखो जहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, कोई नियुक्त नहीं किया गया है, तो उन सेक्टरों पे भी यहाँ पे काम करना, ये सारी चीज़ें इनको दी जाती हैं, ठीक है? तो इनको याद रखना है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये अपना जो है इन्हें जवाब कब तक देना चाहिए या कब तक ये जवाब की उम्मीद रखते हैं, तो 30 दिनों के अंदर जवाब ना मिलने पर प्रथम अपीली अधिकारी के पास आवेदन। यदि इनके द्वारा मांगी गई जानकारी 30 दिन के अंदर नहीं मिलती है, ठीक है, 30 डेज के अंदर, तो ये क्या कर सकते हैं, अपीली न्यायालय के पास ये आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देखोगे कि 45 दिनों के केंद्रीय सूचना या राज्य सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं। 45 दिनों के अंदर तक में यदि जानकारी वगैरह नहीं मिलती है तो ये क्या कर सकते हैं, केंद्रीय सूचना या राज्य सूचना आयोग के में अपील कर सकते हैं।
में भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो भी कहीं पे भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आप एक तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, ठीक है? फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से बताइए, हम लोग फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा-सा बताना पड़ेगा। और चीज़ें यदि समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनका मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पोस्टमार्टम ही कर डालना है। लेकिन जो चीज़ें थोड़ा मेन है कि इनका मतलब कब ये स्थापित की गई, कब इनकी ओरिजिन हुआ, उसके बाद इनके हेड के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कैसा निकाय है, इनका टेन्योर कितना होता है, इनकी कार्य क्या-क्या हैं, इनकी शक्तियाँ क्या-क्या हैं, कि क्या ये पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं या नहीं हैं, नियुक्त कौन करता है, वेतन भत्तों की ज़िम्मेदारी कौन लेता है, देता कौन है, किस आधार पे तय होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, यही कुछ मेजर बातें होती हैं किसी भी आयोग में, और वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और इतनी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से कवर भी कर लेते हैं। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए। अभी मैं कल आपको जो बताऊँगी यहाँ पे, तो ये होंगे ना कि कौन-सा जो कमीशन है या कौन-सी जो बॉडी है, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन बहुत मतलब दौड़ा-दौड़ा के पूछते हैं, तो इसलिए हमें ये बात भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का तो लिख ही लीजिए आप, ठीक है? कि ये किस, यहीं पे लिख लीजिए, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जो केंद्रीय सूचना आयोग है, वो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि आपको ये समझ, जैसे वित्त आयोग है आपका, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। देखो, यूपीएससी लेवल से हर छोटे एग्जाम तक आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो कल हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है? और आई होप कि आपको ये चीज़ें पूरी समझ में आई होंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। बस पढ़ते रहिए और जल्दी से जल्दी कोई एग्जाम निकालिए, और क्या चाहिए, ठीक है? मिलते हैं फिर।